गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक और एनिमल किंगडम की सीरीज में नेक्स्ट फाइलम फाइलम एनालिडा। लास्ट टाइम हमने किया था राउंड वर्म्स और अब हमारी बात आ जाती है सेगमेंटेड वर्म्स की। सो एनालिडा, अगर आप यहाँ वर्ड को डिकोड करने की कोशिश करें ना, तो देखो वर्ड क्या कहता है। वर्ड ये कहता है कि एनालिडा का मतलब क्या है। एनालिडा मीन्स लिटिल रिंग, लिटिल रिंग फॉर्म ऑर्गेनिजम्स। यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है। वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आप अगर यहाँ इस डायग्राम में देखें तो आपको दोनों जगह पर, अगर आप दोनों जगह पर देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं ना। सो दिस इज द सैंडवर्म स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये आपको हिरोडेनेरिया लीच है, यहाँ पर भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। और इसीलिए इसीलिए हम यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है एनालिट्स का। एनालिट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है इसकी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। चलिए सबसे पहले हम इसी पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स that is divided into ring like metameres। देखिए इनके पास क्या होती है, रिंग लाइक मेटामेयर्स है। और ये मेटामेयर्स जो है, दे आर एक्सटर्नली डिवाइडेड और इंटरनली भी। अगर हम इसको एक्सटर्नली डिवाइडेड की बात करें, एक्सटर्नली दे फॉर्म, वो कुछ इस तरह से दे फॉर्म एनुलाई और ग्रूव्स। हम उसे कहते हैं एक्सटर्नली दे फॉर्म एनुलाई और ग्रूव्स। हम इसकी बात करेंगे डायग्रामेटिकली भी, अभी भी बनाएंगे। और अगर हम इन्हीं ग्रुप्स को इंटरनली भी देखें तो वहां बहुत से कंपार्टमेंट्स हैं, वो हर एक रिंग जो है दूसरे से सेपरेट है। सो इसीलिए इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेप्टा। सो हर एक जो मेटामियर है, जो रिंग लाइक एनुलाई ग्रूव है, हर एक सेगमेंट जो है वो एक्सटर्नली भी डिवाइडेड है और इंटरनली भी डिवाइडेड है। एक्सटर्नली वो डिवाइडेड है एनोलाई से या ग्रूव से हम कहते हैं, और इंटरनली आपको क्या दिखाई देते हैं, देयर इज कंपार्टमेंटलाइजेशन दैट इज नोन एज सेप्टा फॉर्मेशन। यानी हर एक कंपार्टमेंट जो है, हर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है दूसरे से बिल्कुल एक सेप्टा, बिल्कुल सेपरेट है। यानी वहां अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा देखो, अगर हम इसके यहाँ एनसीईआरटी की भी कुछ लाइनें हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें बहुत सी चीजें यहाँ से भी पता लग जाएंगी। देखो कुछ इसके बेसिक करेक्टर्स हैं, उनको जल्दी से करेंगे ताकि हम जो मेजर करेक्टर्स हैं उनको डिटेल में कर सकें। देखो, अगर हम इन एनिमल्स की हैबिटेट देखें तो दे आर एक्वेटिक, है ना। एक्वेटिक है, मैरीन है और फ्रेश वाटर। यानी एक्वेटिक में मैरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। इसके साथ साथ वो फ्री लिविंग भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। लेकिन अगर पैरासाइट की बात की जाए तो मोस्टली यहाँ पर आपको एक्टोपैरासाइट्स दिखेंगे। जैसा कि जैसा कि आप यहाँ कहाँ देख रहे हैं, इस लीच के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। सो दिस इज द लीच स्ट्रक्चर हिरोडिनेरिया, जो एक्टोपैरासाइट है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ तो हमें पता लग गई। सो दिस नीरिस इज ए मैरीन एनिमल, है ना, मैरीन वर्म है हम जिसे कहते हैं। और इसी तरह से अर्थवर्म जो है वो एक टेरेस्ट्रियल है, जो मॉइस्ट डार्क हैबिटेट में भी रहती है। तो मॉइस्ट सॉइल में भी इसका हैबिटेट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहीं ऊपर, यहाँ दे ऑल्सो रिजाइड इन मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, ये मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। अच्छा दूसरी चीज है कि अगर इनके इनके अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी है। उसके अलावा देयर इज बायलेटरल सिमेट्री। हम जानते हैं कि बायलेटरल सिमेट्री क्या है, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को हम वर्टिकली काटें एक ही प्लेन से तो वो दो मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाता है। और उसके साथ साथ उसके इंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशन होती है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड भी होती है, लेटरल साइड्स भी होती है। तो ये तो हम जानते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। देखिए, जर्म लेयर्स की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर्स हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, जिस पॉइंट को हमने अभी किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दे आर सीलोमेट एनिमल्स, है ना, वो सीलोमेट एलिमेंट्स है। सीलोमेट एनिमल्स का मतलब क्या है, कि ये सीलोमेट एनिमल्स हम किस तरह से कहेंगे, इस पॉइंट्स को यहीं पर ले लेते हैं। सीलोमेट का मतलब है दे आर
these animals having true body cavity. अभी तक आपने कहीं भी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं देखी थी। और अगर इस ट्रू बॉडी कैविटी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो सीलोम है वो कैसा होगा, सीलोम होगा शिजोसीलोम। देखो अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी ध्यान में देना तो ये शिजोसीलोम है, ये ध्यान रखिएगा। यानी स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से अगर कोई सिलोम बनता है तो उसे सीजोसीलोम कहते हैं। इसके साथ साथ इसके सिलोम के अंदर बहुत से कंपार्टमेंट्स होते हैं। There are compartment formation in coeloms. So बहुत से compartments भी यहाँ होते हैं। वो किस तरह से होते हैं आगे हम बात करेंगे उसकी। अब देखिए यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि मेटामेयर्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड है या सेगमेंट्स में है, और इसीलिए मैंने कहा था ना, ये देखिए लिटिल रिंग एनुलस है ना, तो इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी लिटिल रिंग लाइक फॉर्म स्ट्रक्चर्स है। तो ये चीजें जो है मोटी मोटी अगर आप देखें तो ये एक इसका एक हम कहते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर्स या फिजिकल कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं तो ये हमें दिखाई देते हैं। अच्छा दूसरी चीज जो हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी चीज देखें तो यहाँ पर अब कुछ कुछ कैरेक्टर्स बड़े टिपिकल आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, है ना, सिविलाइजेशन में बात करें तो यहाँ पर एंटीरियर हेड, टिपिकल डिस्टिंक्ट हेड इज प्रेजेंट। देखो डिस्टिंक्ट हेड इज प्रेजेंट, ये याद रखिएगा। और उस हेड के पास देखिए, उस हेड के पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उस हेड के पास बहुत सारे ऑर्गन हैं, चाहे वो फीडिंग हो, चाहे वो सेंसरी हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम वाले पार्ट्स हो, सारे होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपेंडेजेस की बात करो, देखो अपेंडेजेस में भी यहाँ बहुत सारे अपेंडेजेस है। अगर आप इस नीरिस के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, मैं अभी इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी करेंगे हम। अगर आप इस नीरिस के स्ट्रक्चर में देखो तो आप यहाँ पे इस पोर्शन में आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बाहर देख रहे हो। अब ये क्या स्ट्रक्चर्स है, जरा इनको समझ लेते हैं। देखो जब हम निरिस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, हल्का सा ड्रॉ करते हैं। देखो अगर ध्यान दो तो यहाँ पर ये आपको, यहाँ सबसे ऊपर ये देखो एक ट्रायंगुलर रीजन आपको नजर आता है, एक आपको ट्रायंगुलर रीजन नजर आता है जिसे हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। और इसी के नीचे यहाँ पर क्या होता है, देयर इज पेरिस्टोमियम। अब इस प्रोस्टोमियम के अंदर क्या है, देयर आर प्रेजेंट आईज, यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ आईज होती है। यहाँ पर कुछ सिरी, कुछ इस तरह से आपको टेंटिकल्स जैसी दिखेंगी, जिन्हें हम इस तरह से पेरिस्टोमियल सिरी भी बोलते हैं। तो इन्हें सिरी बोला जाता है, ये भी इसके अपेंडेजेस है। इसके अलावा यहाँ पर देखो ऊपर, यहाँ पर कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट, देयर आर टेंटिकल्स, या हम इन्हें कहेंगे एंटीना भी कहते हैं, ठीक है। एंटीने आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये जो यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं मैं इनको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट सम प्रोस्टोमियल पाल्प्स भी होते हैं, कुछ इस तरह से। प्रोस्टोमियल पाल्प्स की बात करते हैं, ये देखो ये आपको इस तरह से दिख रहे हैं प्रोस्टोमियल पाल्प्स, तो इनको भी लेबल कर लेते हैं। ये हमारे आगे प्रोस्टोमियल पाल्प्स आ गए। क्लियर हो गई बात, बात क्लियर हो रही है ना। तो देखो ये पेरिस्टोम, ये हमारा क्या आ गया नीचे, ये पेरिस्टोमियम है, इसको यहाँ ले लेते हैं। सो दिस इज पेरिस्टोमियम। हालांकि स्ट्रक्चर की इतनी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात कर रहे हैं ना अपेंडेजेस की, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या अपेंडेजेस है। तो यहीं पर हम देख रहे हैं कि अपेंडेजेस बहुत सारे हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है नीचे, अब इसके क्या है, मेटामेयर्स है, तो मेटामेयर्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये मेटामेयर्स आ गए, हम इसको जल्दी से इस मेटामेयर्स को ले लेते हैं और छोटा सा एक यहीं से खत्म कर देते हैं ना, यहीं से खत्म कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर ये मेटामेयर्स आ गए, चलो ये मेटामेयर्स ले लो जल्दी से। मैं थोड़े बड़े ड्रॉ करता हूँ ताकि टाइम हमारा जो है ना, जिन चीज़ों के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस देना है उनके ऊपर जाए। तो देखो अब एग्जाम आने वाला है तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो है इसके बीच में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ये मेटामेयर्स आ गए, और मेटामेयर्स के पास क्या है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, दो स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, ये देखिए दीज आर पेयर्ड। हर एक सेगमेंट के पास एक पेयर होता है, और ये पेयर क्या है, अपेंडेजेस में बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ये है पैरापोडिया। चलिए जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास है यहाँ पर पैरापोडिया,
पैरापोडिया है। अब ये पैरापोडिया देखिए, पैरापोडिया जो है अगर देखा जाए तो यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ इसके नीचे अगर आप ध्यान दें, इसके नीचे यहाँ लास्ट पार्ट पे यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, देयर इज प्रेजेंट एनस। इस लास्ट हिस्से में एनस होगा और यहीं पर कुछ टेंटिकल्स होंगी जिन्हें हम कहते हैं, सो लेट अस लेबल दिस, यानी इसके पास माउथ भी है और एनस भी है, और यहाँ पर है देयर आर एनल सेरी। अब देखो ये जो पैरापोडिया है इसकी बात कर लेते हैं। चलो पैरापोडिया की बात करते हैं। अगर हम पैरापोडिया की बात करें तो इसको याद रखिएगा, ये ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है, ये ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। चलो यहाँ पहला पॉइंट तो ये आ गया, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। दूसरी चीज क्या आ गई कि ये किस पे हेल्प करते हैं, मेजरली तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इसके साथ साथ ये बरोइंग में भी हेल्प करते हैं। बरोइंग में हेल्प करते हैं क्योंकि ये मेरीन एनिमल है, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा स्विमिंग के अलावा ये बहुत ज्यादा वेस्कुलर होते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि ये वेस्कुलर नेचर के होते हैं, यानी ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती है, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से वेस्कुलर होने की वजह से दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो यानी गैसियस एक्सचेंज में भी इसका रोल होता है। तो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जिसकी इंपॉर्टेंट बहुत वैल्यू है, ये ध्यान रखना। पैरापोडिया के बारे में हम ये चीजें जानना चाहते हैं और इसको हम एमसीक्यू में इस्तेमाल भी होंगी, और एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद एक और चीज आ जाती है, कि यहाँ पर हमें क्या दिखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिन्हें हम कहते हैं बहुत ही ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए माइन्यूट, ये इस तरह से ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, दीज ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीटे। ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ध्यान दो, जो यहाँ ड्रॉ हो रहे हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं और हम लिख क्या रहे हैं। तो देखो ये चीजें आपने ध्यान देनी है, दीज आर सीटे, इन्हें हम सीटे कहते हैं। क्लियर है, बात क्लियर हो रही है। देखो अब सीटे जो है इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इन लोकोमोशन में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इनका भी बहुत ज्यादा रोल होता है लोकोमोशन में। तो इसका मतलब फंक्शन भी क्या होगा फिर, लोकोमोशन में ही हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है ना। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हमने बहुत सारे अपेंडेजेस देख लिए हैं, है ना, नीरिस के अंदर हमने बहुत सारे अपेंडेजेस देख लिए, और ये यहाँ आपको नीरिस दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे नीचे देखो एनल सीरी है, ये पैरापोडिया है, यहाँ पे आपको इस तरह से इसके सीटे हमें इतने विजिबल तो नहीं हो रहे, बट स्टिल हम यहाँ इसीलिए मैंने ड्रॉ करती है कि यहाँ आपको ये पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि पैरापोडिया क्या है और वहाँ कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो हम ये हमारे अपेंडेजेस की बात आ जाती है। क्लियर। अब देखो अपेंडेजेस के बाद आ जाती है बॉडी वॉल। चलो बॉडी वॉल की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले ले पेज को। देखो अब हम बॉडी वॉल की बात कर लेते हैं। चलो बॉडी वॉल, अब यहाँ देखो बॉडी वॉल की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर बाहर हमें क्या दिखाई देगी, हमें बाहर कुछ इस तरह से लेयर दिखाई देगी, ये बाहर हमें कुछ इस तरह से पहली लेयर दिखाई देगी, और ये क्या है, क्यूटिकल, जो रेजिस्टेंस होती है थिन होती है। अगर हम इस क्यूटिकल की बात करें तो ये रेजिस्टेंट होती है। समझ आ रही है बात, देखो समझना ध्यान से, हर एक पॉइंट को बहुत बहुत आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें किसी भी पॉइंट को समझते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा उसके बाद इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, यहाँ देखो, इसके अंदर भी एक लेयर है, ठीक है। इस तरह से आपको एक लेयर दिखाई देगी। मैंने हर एक कोशिश की है कि बॉडी वॉल में आपको थोड़ी बहुत हाइपोथेटिकल डायग्रामेटिक व्यू दे ले। अब ये कंडीशन सिंसिटियल नहीं है, तो ये क्या है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस है यहाँ पर इसके अंदर, और इसी के अंदर क्या होगी, देयर इज मसल लेयर। और मसल लेयर किस तरह से होगी, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो अगर देखें तो यहाँ पर इस तरह से सर्कुलर मसल्स आएंगे, देयर आर सर्कुलर मसल्स, ये कुछ इस तरह से
देयर आर सर्कुलर मसल्स होंगे और इसी के अंदर कुछ फेदर लाइक मसल्स होंगे और फेदर लाइक मसल्स किस तरह से होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे और इस तरह से कुछ इस तरह से फेदर लाइक दिखाई देंगे। बात क्लियर हो रही है? देखो डायग्रामेटिक व्यू होगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है और वो कैसे है, फेदर लाइक मसल्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात, वही हो गई फेदर लाइक मसल्स। तो हमने बॉडी वॉल में सीधे सीधे पॉइंट लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बॉडी वॉल को देखें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्यूटिकल लेयर है, एपिडर्मिस है, इसके साथ साथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। यानी अगर मसल लेयर कहा जाए तो 3 लेयर्स है। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्केलेटन। अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें तो देखिए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है क्योंकि यहाँ पर सिलोमिक फ्लूइड होता है। तो साफ साफ हम कहेंगे इट इज हाइड्रोस्टैटिक इन नेचर। तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग वैसा स्केलेटन सिस्टम तो है नहीं, तो हम कहेंगे हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम है, यानी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। क्लियर है? सिलोमिक फ्लूइड यहाँ प्रेजेंट है। तो वही सिलोमिक फ्लूइड जो है इनको बॉडी को शेप भी देता है, साइज भी देता है और भी बहुत से काम करता है जो आगे हम बात करेंगे। अच्छा चलो ये तो आ गए हमारे बेसिक कैरेक्टर्स आ गए या बाकी सारी चीजें की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो देखो ये आ गए हमारे अब फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो हमने जो पहले किए वो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स करते हैं या ये करते हैं, वो आने ही चाहिए। हमें हर फाइलम में हमने इसी तरह से किया है और हमारा एक सीक्वेंस पढ़ने का बिल्कुल सेम। देखो एनसीईआरटी को सामने रखा हुआ है और इसको भी हम बाद में रीड आउट करेंगे। पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट है क्योंकि माउथ और एनस है तो इसका मतलब है कि कंप्लीट है। अच्छा उसके साथ साथ यहाँ क्या है कि अगर माउथ और एनस है, ये भी लिख लेते हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर माउथ और एनस है तो बिल्कुल ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, इंट्रा सेलुलर नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। यानी जो भी डाइजेशन होती है वो कैविटी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में होती है। इसका मतलब है सेल्स के बाहर होती है। जो भी एंजाइम सेक्रेशन होती है वो सेल के बाहर होती है। इसके अलावा इसके एलिमेंट्री कैनाल में वहां पर क्या होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ, हम यहाँ अलग से ही लिख लेते हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पर क्या होता है, देयर इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट विच इज नोन एज टाइफिलोसोल। यहाँ पर टाइफिलोसोल प्रेजेंट होता है और ये टाइफिलोसोल एक तरह से एक हम कह सकते हैं फिंगर लाइक विलाई होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। और किसके लिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। बात समझ आई? बात क्लियर होगी? हालांकि ये एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं लिखी हुई हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर फिर भी अगर हमें पता हो तो हमारे चांसेस क्या होते हैं, कई बार कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अच्छा चलो ये तो बात आ गई डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब चलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है कि यहाँ पर क्यूटिकल से रेस्पिरेशन, यानी मेजर अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा जाए तो वो क्या है, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन होती है। क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन यहाँ देखी गई है क्योंकि इनकी जो स्किन है, क्यूटिकल जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए और मॉइस्ट होने की वजह से क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन जो है अर्थवॉर्म में ज्यादातर देखी गई है, ज्यादातर देखी जाती है। और अगर हम, क्योंकि अर्थवॉर्म किसका मेंबर है, अर्थवॉर्म हमारा मेंबर है ओलिगोकीटा क्लास का, और अगर ओलिगोकीट्स में देखें तो क्यूटिकल है। लेकिन अगर हम नीरस की बात करें, अगर हम नीरिस की बात करते हैं, सैंडवर्म की बात करते हैं जो पॉलीकीटा का मेंबर है, तो पॉलीकीटा क्लास का है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर हमें रेस्पिरेशन इज बाय पैरापोडिया, और हम पैरापोडिया को पहले ही कर चुके हैं क्योंकि ये हाईली वेस्कुलर होता है और रेस्पिरेटरी सरफेस को इंक्रीज करता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए फेवरेबल है। इसलिए यहाँ पर क्या है, पैरापोडिया भी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे पॉलीकीट्स में गिल्ड रेस्पिरेशन भी देखी गई है।
So gill respiration in certain polychaetes except Nereis, certain polychaetes में भी देखी जाती है except Nereis। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ MCQs आपको आ सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो देखो रेस्पिरेशन को तो हम बड़े सिंपल वे में कर रहे हैं ना, सिंपल वे में कर रहे हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम ले लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ले लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम को ले लेते हैं। देखो जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आती है ना, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये क्लोज्ड है। अभी तक आपने कहीं भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं देखा। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ब्लड ब्लड वेसल्स पे फ्लो करता है। कहाँ फ्लो करता है, ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर हार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट भी प्रेजेंट है, लेकिन वो हार्ट वैसा नहीं है चैम्बर्ड, लेकिन यहाँ वो जो हार्ट है, पंपिंग ऑन हार्ट, वो कौन करता है एक्ट, दी ऑर्टिक, बड़ी जो ब्लड वेसल्स है, ऑर्टिक आर्चेस एक्ट एज पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ये याद रखिएगा। और खास तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत से हार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत से हार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे अर्थवॉर्म ही है तो उसमें 5 पेयर्स ऑफ ऑर्टिक आर्चेस होती है, तो अगर 5 पेयर्स ऑफ ऑर्टिक आर्चेस है तो इसका मतलब 5 पेयर्स ऑफ हार्ट वहां प्रेजेंट होंगे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ क्या है कि देयर आर, अगर ब्लड वेसल्स है तो डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल होती है, डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी इनकी बॉडी में, डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो चलो फिर से वही डायग्राम ले लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये एक अर्थवॉर्म को ले लेते हैं कि अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर है, ये मेटामेयर्स बना रहे हैं हम। ठीक है, ये मेटामेयर्स बना रहे हैं, तो यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ से अर्थवॉर्म के मेटामेयर्स बना रहे हैं, चलो ऐसे ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें तो इस जगह पर, यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, कुछ मान लो एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है इसकी। ठीक है, तो ले जाते हैं यहाँ ऐसे ऐसे, चलो जैसे भी बन रही है, ये एलिमेंट्री कैनाल आ गई। और यहाँ पर क्या है, अगर आप इसके एंटीरियर साइड पर देखो, अगर इसके डॉर्सल साइड पर देखो, तो डॉर्सल साइड पर हमें क्या दिखेगी, डॉर्सल साइड पे हमें ब्लड वेसल दिखेगी। डॉर्सल साइड पे हमें क्या दिखेगी, एक बड़ी ब्लड वेसल दिखेगी, जिसे हम डॉर्सल ब्लड वेसल कहेंगे। तो हम उसे डॉर्सल ब्लड वेसल ले लेते हैं, ये यहाँ पर डॉर्सल ब्लड वेसल ले लेते हैं। देखो ये यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से, ये एक डॉर्सल ब्लड वेसल है। ठीक है, तो इसे हम लेबल कर लेते हैं यहाँ पर, दिस इज डॉर्सल ब्लड वेसल, डॉर्सल ब्लड वेसल है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, क्लियर होनी चाहिए बात सिर्फ। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, इसके वेंट्रल साइड पर यहाँ पर भी एक ब्लड वेसल। ठीक है, सो दिस इज यहाँ पर आ गया, दिस इज वेंट्रल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल। बात समझ आई आपको? तो देखो डॉर्सल ब्लड वेसल्स है और वेंट्रल ब्लड वेसल्स है, यहाँ साफ साफ हमें यही दो बड़ी ब्लड वेसल्स है जो पूरी बॉडी में अलोंग विद द ब्रांचेस जो इसकी निकलती हैं और इनरवेट करती हैं, स्किन में चली जाती है, बाकी बॉडी में वो पूरी सर्कुलेट करती है। अच्छा, उसके अलावा देखो, अब उसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर देयर इज ब्लड इज रेड, ब्लड जो है वो रेड है। वो रेड क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। देखो हीमोग्लोबिन यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके ब्लड के अंदर एक और पिगमेंट है विच इज नोन एज एरिथ्रोक्रियोनिन। ठीक है, एरिथ्रोक्रियोनिन, ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है जिसका काम क्या होता है, ये बेसिकली इसका प्राइमरी काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना।
ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेती है इवन इन लो ऑक्सीजन कंडीशंस। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि स्ट्रेस कंडीशन में ये काम करती है। तो ये दोनों अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करें और इरिथ्रोपोइटिन की बात करें, ये दोनों पिगमेंट्स जो हैं, दोनों पिगमेंट्स जो हैं, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। दे आर डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो याद रखिएगा कि आरबीसीज आर एब्सेंट। यहाँ आरबीसीज जो हैं वो एब्सेंट हैं, ध्यान दो, आरबीसीज एब्सेंट है। और इसके साथ साथ जितने भी ब्लड सेल्स हैं, बाकी जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स आर कलरलेस। तो एक चीज ध्यान रखिए, जैसे ह्यूमंस के अंदर या बाकी मैमल्स के अंदर क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो आरबीसीज के अंदर लॉक्ड होता है ना, और वही काम करता है रेस्पिरेशन को और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है या बाकी पिगमेंट जो एरिथ्रोपोइटिन है, ये ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वहां पर क्या है, वहां डिसॉल्व है, वहां डिसॉल्व फॉर्म में पड़ा हुआ है। आरबीसी तो है ही नहीं। तो ब्लड सेल्स की तो बात ही हम सीधा सीधा कर रहे हैं कि ब्लड सेल्स तो कलरलेस है। तो यहाँ जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया जाता है, वो अल्टीमेटली इसी तरह से ये दोनों पिगमेंट्स कैरी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। देखो, एक एक्सेप्शन को याद रख लेना यार, ये मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट होने वाली एक्सेप्शन जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। देखो कैसे। अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जो हीरोडेनेरिया है, वहां क्या होती है, हीरोडेनेरिया के अंदर किसी तरह का ब्लड वेसल्स नहीं होती। सो नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। तो फिर यहाँ ब्लड कहाँ फ्लो करता है? देखो, ब्लड कहाँ फ्लो करता है? ब्लड फ्लोज इन सिलोम, यानी सिलोम के अंदर फ्लो करता है, सिलोम में चला जाता है। और वहां पर क्या है, इसका मतलब अगर ब्लड फ्लोज इन सिलोम या सिलोमिक कैविटी आप कह सकते हो, चलो सिलोमिक कैविटी कर देते हैं, सिलोमिक कैविटी कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका सिलोम कैसा होगा, लीचेस का सिलोम कैसा होगा? सिलोम इज हेमोसिलोमिक, हेमोसिलोमिक टाइप, यानी इसके सिलोम में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड। बात समझ में आई? और यहाँ पर क्या होता है, इसके सिलोम के अंदर एक और चीज है, इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ जो स्पेसेस है, कैविटीज है, ब्लड तो फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पर भी इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर भी कुछ कनेक्टिव टिश्यूज है, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। और वो कनेक्टिव टिश्यू का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दैट इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू इज बॉट्रॉयडियल टिश्यू, बॉट्रॉयडियल टिश्यू। अब ये बेसिकली इसका काम क्या है, यहाँ तक तो हमें नहीं जाना है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैल्शियम की स्टोरेज करता है, बाकी फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स करता है, इम्यून रिस्पॉन्सेस का काम करता है, ये बहुत सारे एनर्जी रिजर्वायर है, ये उसका काम करता है जो ब्रॉन्क्यूल टिश्यू का काम होता है। और होता भी कहाँ है, सिर्फ हीरोडेनेरिया में, बात याद रखिए, हेमोसुलोमिक सिर्फ हीरोडेनेरिया में है। बाकी इसका मतलब क्या हुआ फिर? अब यहाँ पर अगर नो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसका हमें एक चीज तो समझ आ रही है, कि यहाँ पर क्या है कि ये इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो, ये छोटे छोटे जो फाइलम होते हैं ना, फाइलम को आप लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा, हम ले लेते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या आ जाता है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, जल्दी से एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? देखो, यहाँ पर नेफ्रिटिया, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, हम यहाँ पर अपनी बात खत्म कर सकते हैं कि नेफ्रिडिया आर द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, दोनों काम करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं एंड ऑस्मोरेगुलेशन भी करते हैं। ठीक है, क्लियर है? और ये बड़े तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये जो नेफ्रिडिया है, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में, ये पेयर्स में होते हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, एक्सेप्ट फर्स्ट
एंड लास्ट सेगमेंट में ये नहीं प्रेजेंट होते, बाकी हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम भी हमने कहा कि ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन है ना। ऑस्मोरेगुलेशन तो हमें पता है, वाटर और आयंस का बैलेंस करना, और एक्सक्रीशन है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना। अब दूसरी चीज आती है कि इनका काम एक वो भी है कि नेफ्रीडिया जो है वो सिलोमिक फ्लूइड को भी फिल्टर करते हैं। देखो, फिल्टर्स द सिलोमिक फ्लूइड, है ना। और यहीं से फिर अल्टीमेटली क्या है, यूरिन बनता होगा या नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर से निकलते हैं। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर अगर हम इसके इसके नेफ्रीडिया को देखें ना, तो ये कुछ इस तरह से फनल शेप्ड यहाँ इसकी बॉडी दिखाई देती है ना, इस तरह से फनल शेप्ड बॉडी है। और ये हाईली कॉइल्ड फिर इसके आगे स्ट्रक्चर हो जाता है, ये काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसका ये जो एंड है, यहाँ पे ये जो आपको एक एंड दिख रहा है, ये जो एंड होता है दिस इज एक्सटर्नल एंड, ये एक्सटर्नल पोर है। ये क्या है इसका एक्सटर्नल पोर, विच इज नोन एज एक्सटर्नल पोर इज नोन एज, हम इसे कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। इट इज नोन एज नेफ्रिडियोपोर। जहां से फिर क्या होता है अल्टीमेटली, अगर हम ध्यान दें तो नेफ्रिडियोपोर से क्या है कि वो सारे जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये ऊपर देखो, यहाँ पर क्या होते हैं, देयर आर प्रेजेंट सीलिया। यहाँ पर इसके इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर के पास पूरे सीलिया होते हैं, और इसके अंदर बॉडी के अंदर भी इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होते हैं सारी जगह पे। और यहाँ क्या है अल्टीमेटली देखो, वो सारी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सेक्रेशन वगैरह सारा काम होता है। और ये जो होता है इट इज इनर एंड, जो किसके साथ होता है, इट इज कनेक्टेड विद द सीलोम, सिलोम कैविटी के साथ, ये सिलोम के साथ कनेक्टेड होता है। और सिलोम से जो भी सिलोमिक, क्योंकि हमने यहाँ लिखा ना फिल्टर्स द सिलोमिक फ्लूइड, तो सिलोमिक फ्लूइड से या ब्लड जो भी यहाँ आएगा, हेमोसिलोम आएगा, तो वो यहाँ क्या होगा, जो भी यहाँ होगा वो यहाँ फिल्ट्रेशन होगी, सीलिया से ये फिल्टर मूव करेगा, मूव करता जाएगा फ्लूइड, और अल्टीमेटली यहाँ क्या है रीअब्जॉर्प्शन होगी या बाकी सारी चीजें होगी। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है विच इज इंटरनली कनेक्टेड टू द सीलोम, जहां पर ये फिल्ट्रेशन करता है और बाकी सारे नाइट्रोजन वेस्ट की फॉर्मेशन करता है, ये हमारा होता है नेफ्रोस्टोम। दिस एरिया इज नेफ्रोस्टोम कहा जाता है। तो मोटी मोटी चीज यहाँ याद रखने वाली ये है कि यहाँ इसका रोल जो है, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रेडिया, एंड एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये हल्का फुल्का हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई इसका इतना वो भी नहीं है, पर चले कर ले तो अच्छी बात है। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आ जाता है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। देखो, सेंसरी सिस्टम, यहाँ पर बहुत से सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। अब बहुत से सेंसरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि यहाँ पर आई स्पॉट्स भी हैं जिन्हें हम ऑसिलाई भी कहते हैं। और अगर इनकी बात करें तो इनका काम क्या है, इनका काम है फोटो सेंसिटिव इन नेचर, और फोटो सेंसिटिविटी लाइट परसीवेंस, है ना। सो फोटो सेंसिटिविटी है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ क्या आ जाती है, यहाँ आप देख लेते हो, यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर देखे थे कुछ सीटे, है ना, सीटे किए थे स्ट्रक्चर्स, और वो सीटे क्या थे, दे आर टेक्टाइल इन नेचर, टच रिसेप्टर्स इनके पास होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टेटोसिस्ट होते हैं, और वो जो स्टेटोसिस्ट है, वो स्टेटोसिस्ट क्या करते हैं, दे आर बैलेंसिंग ऑर्गन्स, बॉडी को बैलेंस करने के काम में आते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन। और आगे भी हम बहुत सारे इस तरह के पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये बैलेंसिंग ऑर्गन है। और यहाँ कुछ गस्टेटो रिसेप्टर्स भी होते हैं, गस्टेटो रिसेप्टर्स भी होते हैं। और ये जो गस्टेटो रिसेप्टर्स हैं, ये याद रखिएगा, फूड डिटेक्शन में बड़ा हेल्प करते हैं, फूड डिटेक्शन में हेल्प करते हैं, या टेस्ट जिसे हम कहते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो देखो, सेंसरी सिस्टम तो इनका आपने सीधा सीधा देखिए कि थोड़ा सा, आपने देखा जाए बाकी के मुकाबले में थोड़ा सा डेवलप है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। जब अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। चलो, अब देखो, नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ सबसे पहले यहाँ आते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया। देखो, यहाँ सेरिब्रल गैंग्लिया आते हैं, और सेरिब्रल गैंग्लिया क्या एक्ट करता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दे आर, अगर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं तो पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेन की फॉर्म में, ये ब्रेन का काम करते हैं। सो पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया, और इस पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया के साथ क्या है, देयर आर आल्सो प्रेजेंट सबफेरेंजियल गैंग्लिया।
सब फेरेंजियल गैंग्लिया भी यहाँ प्रेजेंट है। चलो यहाँ ये भी देख लेते हैं, सब फेरेंजियल गैंग्लिया है। इसके अलावा सब फेरेंजियल कनेक्टिव्स भी हैं, सब फेरेंजियल कनेक्टिव्स भी हैं, साथ साथ लिखते जाएंगे, सब काम होता जाएगा। सब फेरेंजियल कनेक्टिव्स भी हैं। देन देयर आर सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी है यहाँ पर, है ना, नर्व कॉर्ड भी है। देन देयर आर सेगमेंटल गैंग्लिया है। तो देखो आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं, बहुत कुछ। सेगमेंटल गैंग्लिया है एंड लिटरल नर्व्स, एंड लिटरल नर्व्स है, यानी ब्रेन इनका तो फिर काफी अच्छा है। अगर हम इनके ब्रेन की बात करें ना, तो ब्रेन तो काफी, अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत सारा डेवलप्ड पार्ट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारा डेवलप्ड पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें, अगर इसकी डायग्राम आप चाहते हो तो चलो कर देते हैं, फिर आप बैठे हो देख रहे हो लेक्चर तो चलो फिर ड्रॉ कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हम हर चीज को यहाँ डिकोड करने बैठे हुए हैं। अब देखो यही अर्थवर्म को ले लेते हैं, अर्थवर्म को थोड़ा सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं, ताकि आपको जो ये देखो, देखो मेनली ये पार्ट है, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना, तो अगर उसका आपके पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन है तो वो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज ये तो आप सेगमेंटल गैंग्लिया आपको पता ही नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप तो ये समझ लो एक तरह से आप क्रैमिंग कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ सेरिब्रल गैंग्लिया है। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सेरिब्रल गैंग्लिया है और वो पेयर्ड है, वो इस तरह से पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है। देखो ये दिख रहे हैं पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। जैसे ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स नीचे जाते हैं, ये देखो अभी, ये देखो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर कनेक्टेड बाय सबफेरेंजियल कनेक्टिव्स। और इसके नीचे आपको क्या दिखाई देते हैं, पेयर्ड सबफेरेंजियल गैंग्लिया। ये देखिए ये इस तरह से पेयर्ड सबफेरेंजियल गैंग्लिया है। और इसी के नीचे अगर हम चल पड़े, इसी के नीचे चल पड़े तो यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और यहाँ पर होते हैं इसी के बीच में, इसी के बीच में हमारे पास क्या होते हैं, देयर आर प्रेजेंट सेगमेंटल गैंग्लिया। ये सेगमेंटल गैंग्लिया भी दिखाई दे रहे हैं। फिर से यहाँ स्टार्ट हो जाएगी हमारी वेंट्रल नर्व कॉर्ड, चलती जाएगी, और बीच में क्या होंगे, देयर आर सेगमेंटल गैंग्लिया। चलो एक और ड्रॉ कर लेते हैं सेगमेंटल गैंग्लिया, और इसके नीचे आ गया। चलो खत्म करते हैं बात, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये पार्ट्स यहाँ आ गए। अब उसके बाद यहाँ क्या होती हैं, देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट सर्टन लिटरल नर्व्स। देखो लिटरल नर्व्स बहुत सी निकलती हैं, कुछ यहाँ से ऊपर की साइड जाएंगी, ठीक है, कुछ यहाँ से निकलेंगी, कुछ इधर जाएंगी। सो ये देखो ये लेटरल नर्व्स हैं जो यहाँ से निकल रही हैं। तो इसकी पूरी बॉडी में आपको इस तरह से लेटरल नर्व्स दिखाई देंगी। बात समझ आ रही है? तो चलो अब हम लेबल भी कर लेते हैं, लेबल करना जरूरी है। ये आपने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ये क्या है, हमारे सेरिब्रल गैंग्लिया है जिसे हम ब्रेन कहते हैं। सेरिब्रल गैंग्लिया है जिसे आप क्या कहते हो, ब्रेन कहते हो। ये हमारे पास क्या है, सब फेरेंजियल कनेक्टिव्स है, सब फेरेंजियल कनेक्टिव्स हैं, फेरेंजियल कनेक्टिव्स हैं। चलो ठीक है, कह दिया हमने। अच्छा, सब फेरेंजियल कनेक्टिव्स हैं। इसके बाद यहाँ आगे सब फेरेंजियल गैंग्लिया, चलो इसको ग्रीन में ही रखते हैं। ये हमारे पास आगे सब फेरेंजियल गैंग्लिया, सब फेरेंजियल गैंग्लिया आगे, ठीक है, समझ आ रही है सारी बातें। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास आगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड, है ना, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। हाइपोथेटिकल है लेकिन मतलब हाँ थोड़ी बहुत तो ठीक ही है, डायग्राम इतना भी नहीं है पर है। और ये हमारे पास आ गया सेगमेंटल गैंग्लिया जो कनेक्टेड है। और ये सेगमेंटल गैंग्लिया जो है, ये सेगमेंटल गैंग्लिया जो है वो अल्टीमेटली क्या है, डबल इसके साथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ अटैच्ड है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ लेटरल नर्व्स है। तो ये सारी बॉडी में इसी तरह से नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप्ड सिस्टम है। बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है? तो देखो
एक चीज, हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो सब फेरेंजियल कनेक्टिव हमने बोला है, यहाँ पर इसको सर्कम फेरेंजियल कर लीजिएगा। सो दिस इज, इसको ठीक कर लेते हैं, इसको हम ठीक ही कर लेते हैं। सो इट इज सर्कम फेरेंजियल, ठीक है, ये ठीक कर लेते हैं। चलो, कई बार हो जाता है, मुझे एकदम से याद आ गया, इट इज नॉट, इट इज सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव्स, ठीक है। तो ऊपर भी ठीक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा था अभी, सो दिस वन इज circumpharyngeal connective, not subpharyngeal, ध्यान रखिएगा, it is circumpharyngeal connective, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो देखो हर एक पार्ट हमने यहाँ बता दिया है ना, बता दिया कि नहीं। अब चलो आगे चलते हैं, जल्दी से खत्म करें इसको। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके पास हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेशन। यानी इसके पास अगर इसके फ्रैगमेंट्स कर दे तो अच्छी खासी इसकी रीजनरेशन पावर है, फ्रैगमेंटेशन भी है, फिशन भी होती है और बडिंग भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ होती हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज है इसके अंदर, ये एक अच्छी चीज है कि रीजनरेशन इसके, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, पहले भी कहा हुआ है ना, कि जहां पर भी फ्रैगमेंटेशन आपको दिखाई देती है तो इसका मतलब है उसकी रीजनरेशन पावर क्या है, रीजनरेशन इज वेल डेवलप्ड, रीजनरेशन इज गुड, रीजनरेशन इज वेल डेवलप्ड। बात समझ आई, इज गुड। चलिए अब आगे चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जहां पर हम कहते हैं ना फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको ध्यान में देने वाली है, देखो कुछ अब यहाँ एक्सेप्शंस बड़ी आ जाती हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम देखें तो सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट किस में होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट इन इन नीरिस, ये ध्यान रखिएगा, सेक्सेस आर सेपरेट इन नीरिस। अगर हम सेक्सेस यूनाइटेड की बात करें, अगर हम सेक्सेस आर यूनाइटेड किस में होंगे, दे आर प्रेजेंट इन, वो हमारे दो ऑर्गेनिजम्स होंगे। अगर हम सबसे मेजर, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे और वो जरूरी भी है, लीच। यहाँ पर सेक्सेस आर यूनाइटेड यानी दे आर मोनोएशियस, देयर नीडिस इज डायेशियस। अच्छा दूसरी चीज, यहाँ दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या आती है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है कि जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि यहाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स तो होगी होगी। अगर हम नीरिस की बात करें, नीरिस में नीरिस शोज, नीरिस नीरिस एंड अर्थवॉर्म की बात कर लेते हैं, नीरिस एंड अर्थवॉर्म। चलो मेरा ठीक कर ले, नीरिस एंड अर्थवॉर्म ये दो ऑर्गेनिजम्स, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एमसीक्यू में आपको बहुत बहुत हेल्पफुल देगा ये टॉपिक। नीरिस एंड अर्थवॉर्म जो है ये क्या शो करते हैं, दे शो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, oh sorry, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बात याद रहेगी, क्लियर है। सो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर फिर आ जाती है एक्सेप्शन, हमारे पास एक एक्सेप्शन आती है लीच की, है ना। लीच कैसा है, देखो ये चीजें कंफ्यूजिंग तो होती हैं, बट देखो यार, याद रखो कि इस तरह की जो पॉइंट्स है ना, ये आपको बहुत बहुत हेल्पफुल करेंगे। हाँ थोड़ा सा ये मैं, थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के बाहर जाते हैं, वो इसलिए कि ऑकवर्ड पेपर भी आए तो हम आसानी रहे। तो देखो लीच क्या शो कर रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नीरिस एंड अर्थवॉर्म क्या शो कर रही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेचुरली ये इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है अर्थवॉर्म का, वो बिल्कुल ही थोड़ा सा कोकून फॉर्मेशन होती है, जिसे हम ऊथिका फॉर्मेशन कहते हैं, क्लाइटेलम होता है अर्थवॉर्म में। तो वो याद रखिएगा कि क्लाइटेलम जो है वो भी एक ऐसा पार्ट होता है जो फ्यूज्ड पार्ट होता है, जिसमें तीन सेगमेंट्स 14, 15 और 16 जो होते हैं, तीनों इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो वो एक लाइट ब्राउन सा एरिया बनता है, लाइट रीजन बनता है, जिसे हम क्लाइटेलम कहते हैं।
तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो सेक्रीशन करता है जिससे वो एक एक कपून जैसी कवरिंग और ऊथिका जैसा बनाता है। तो ये एक अलग है, जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहां आपको जरूर ये देखने को मिलेगा। अच्छा चलो, अब आगे हम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। चलो डेवलपमेंट की बात करें जल्दी से। आई होप आपको मजा आ रहा हो, मजा आना भी चाहिए, क्योंकि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बाकी नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, जरूर पढ़ाते हैं, हम भी उनसे ही सीख रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उनके जैसा बने और अच्छे एक टीचर बने, आपको एक अच्छी नॉलेज दें, अच्छी चीजें दें। डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती है। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट कहाँ होगा? देखो फिर से बात आ गई, मैं ये क्वेश्चन है बेसिकली। डायरेक्ट आपको मिलेगी अर्थवॉर्म में और लीच में। अर्थवॉर्म में और लीच में आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप नीरिस की बात करें, अगर आप इनडायरेक्ट की बात करेंगे, तो इनडायरेक्ट आपको कहाँ मिलेगी? विद ए लार्वल फॉर्म इन नीरिस। यहाँ इनडायरेक्ट फॉर्म आपको कहाँ मिलेगी? इन नेरिस, जिसको हम सैंड वर्म कहते हैं, क्लैम वर्म कहते हैं। और लार्वल फॉर्म क्या होगी? याद रखिएगा, लार्वल फॉर्म इज, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ट्रोकोफोर लार्वा होगा। ट्रोकोफोर लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है। अब देखो दूसरी चीज, एक और चीज में जो एक इम्पोर्टेंट, बहुत सी चीजें हैं इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि यहाँ बात खत्म हो गई है, लेकिन एक लीच के बारे में 3 एग्जांपल्स इसकी याद रखिएगा। वो एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल अभी ऊपर भी देखेंगे, तो एग्जांपल याद रखिएगा। फेरेटिमा, है ना, फेरेटिमा जैसे हम अर्थवॉर्म, आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, तो मैं आगे पोस्टुमा नहीं करूंगा। सो उसके बाद द नीरिस, ठीक है, जिसे हम सैंडवर्म भी कहते हैं, सैंडवर्म भी कहते हैं, क्लैम वर्म भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया, हमारे पास आ गया हिरोडिनेरिया। हिरोडिनेरिया, है ना, हिरोडिनेरिया यानी लीच। तो लीच के बारे में मैं कुछ आपको थोड़ा सा एक बता दूं कि हिरोडिनेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर क्या होता है, देयर इज ए a secretion, it secretes a secretion which is anesthetic। याद रखिएगा, ये कैसी होती है? एक एनेस्थेटिक secretion होती है। चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसको। एक एनेस्थेटिक यानी बेहोश करने वाली, एनेस्थेटिक एंड एंटी कोगुलेंट secretion करता है, एंटी कोगुलेंट secretion होती है। और वो secretion क्या होती है? that secretion is हिरोडिन, डेट सेक्रेशन इज हिरोडिन। और ये क्या करता है? इसकी मदद से ही ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, और अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली देखो, इट्स ए ब्लड सकिंग एनिमल, इट्स ए ब्लड सकिंग एनिमल। और ये जो ब्लड सकिंग एनिमल है, इसको क्या कहते हैं? नाम पता है? ये भी एमसीक्यू आ सकता है, sanguivorous। those animals which suck blood are sanguivorous, OUS, sanguivorous animals। और ये ब्लड सकिंग है, और ये एक बार में अगर ब्लड, अच्छा बहुत ही पेटू होती हैं, और इतना इतना ब्लड सक करती है कि अपने वेट से ये संभाल नहीं पाती और गिर जाती है, तभी ये अलग होती है। और 6 से 12 महीने तक अगर एक बार ब्लड सक कर ले तो आराम से रह सकते हैं। तो सेंग्विवोरस है, हिरोडिन है। तो देखो बहुत से एमसीक्यू यहाँ आते हैं, और हमने सारे एमसीक्यू, ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं इस फाइलम के अंदर। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो एनसीईआरटी के ऊपर कुछ लाइंस लिखी हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमने क्या वो पूरी की कि नहीं की। हमने वो सारी चीजें डिस्कस की, जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल यहाँ छोड़ी थी बात, बिल्कुल सही कहा मैंने। हमने कहा था पैरापोडिया है, और हमने ये भी कहा कि ये स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं, बरोइंग में भी हेल्प करते हैं, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। बात की थी ना। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बात मैंने बता दी आपको कि नीरिस और अर्थवर्म में तो होता है, लेकिन लीच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। नेफ्रिडिया ऑस्मोरेगुलर और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा भी उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर ली। अच्छा, उसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की, जो यहाँ थोड़ा सा नहीं दिया गया है, जो कि क्लोज्ड है। और हाँ, छोटी सी ये चीज कही गई है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हेमोग्लोबिन है, अर्थ्रोपोनिन है। और हमने ये भी कहा कि इसके अंदर
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो होती नहीं है। न्यूरल सिस्टम हमने अच्छे तरीके से कहा कि पेयर्ड गैंग्लिया है, जिसको हमने सेरिब्रल गैंग्लिया कहा, सर्कमफेरेंजियल गैंग्लिया, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स हैं, सबफेरेंजियल गैंग्लिया है, लेटरल नर्व्स हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, और नीरिस क्या है, एक एक्वेटिक फॉर्म है, जो क्या है, हमने कहा था ना सेक्सेस सेपरेट है इसके। और अर्थवॉर्म और लीचेस के मोनोएशियस हैं, यानी इनके सेक्सेस क्या हैं, ये यूनाइटेड है। ठीक है, और याद रखिएगा अगर यूनाइटेड है तो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या कहा था, ये यहाँ पर लीचेस जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती हैं, और अगर अर्थवॉर्म और नीरिस की बात करें तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती हैं। और लार्वल फॉर्म किसमें थी, नीरिस में, जिसे हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते थे। एग्जांपल्स, क्यों, क्लियर हो गई एनसीईआरटी, सारी क्लियर हो गई। तो ये तीनों एग्जांपल्स, नीरिस, पेरिटिमा एंड हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, सैंग्विवोरस, याद रखिएगा। ये आपके पास जो है पैराग्राफ है, और ये इसका पीडीएफ जो आपको लिंक पे मिल जाएगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।